गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 21 अगस्त के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ध्यान से सभी करंट अफेयर को सुनिएगा, नोट कीजिएगा एक एक फैक्ट को, एक एक करंट अफेयर को, इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए डेली करंट अफेयर की तो कहां मिलेगी? क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल होती है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आइए 21 अगस्त के सभी करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 के लिए अनाउंस किए हैं, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी का जो अवार्ड है ये दिया गया है प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को। आंसर हो जाएगा आंसर डी। ओके, 20 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 प्रदान किए। काफी सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज की हम यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी, तो इसका अवार्ड दिया गया प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को। सेकेंड, नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड, यह दिया गया है डॉक्टर आशुतोष पांडे को। सारी कैटेगरीज में ये दो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको इन दोनों को सबसे पहले याद रखना चाहिए। रिपीट करता हूं, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी और नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड डॉक्टर आशुतोष पांडे। इसके अलावा अदर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो माइनिंग मिनरल्स बेनिफिसिएशन एंड सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट, इसकी बात करें, इस कैटेगरी में माइनिंग टेक्नोलॉजी का जो अवार्ड है यह दिया गया है डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा को। इसके अलावा मिनरल बेनिफिसिएशन प्रोफेसर नरसिम्हा मंगाडोडी को दिया गया। ठीक है ना? तो ये दो अवार्ड अदर कैटेगरी के हैं, याद रखना चाहे तो ये रख सकते हैं, लेकिन जो शुरुआत के दो बताए हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, उनको ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेशनल जियो साइंस अवार्ड की बात करते हैं कि यह अवार्ड क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा माइनिंग और जियोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के लिए हर साल ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। 1966 में इनकी पहली बार शुरुआत की गई थी। 2009 में या 2009 से पहले इन्हें नेशनल मिनरल्स अवार्ड के नाम से जाना जाता था। 2009 के बाद इनका नाम चेंज करके कर दिया गया नेशनल जियो साइंस अवार्ड, है ना? इसके बाद प्रदान कौन करता है? तो यह हर साल देती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। कौन देती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। कंफर्म? तो यहां पर स्पेशली याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अलग अलग कैटेगरीज है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। एक कैटेगरी में आपको बता चुका हूं, इसके अलावा मिनरल डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, ये एक और कैटेगरी हो गई। बेसिक जियो साइंस, ये एक और कैटेगरी है। और अप्लाइड जियो साइंस, ये एक और कैटेगरी है। लेकिन नॉर्मली इन कैटेगरीज के अवार्ड नहीं पूछे जाते। ठीक है? ओके, सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है ना, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगर इसकी बात करें तो इसके हाल ही में डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं अशोक कुमार सिंह। आंसर सी, अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए। कौन है? क्वेश्चन आएगा दिमाग में। तो 1999 केरला केडर के एक आईएएस अधिकारी हैं। कौन? अशोक कुमार सिंह, जिन्हें हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। इनके पहले अभी तक इस पद पर फॉर्मर डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ये कमल किशोर सोन थे। कमल किशोर सोन के स्थान पर नियुक्त हुए हैं अब अशोक कुमार सिंह। ठीक है? अब आपके दिमाग में आएगा सर संस्था क्या करती है? तो आपने अपने राज्य में कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये स्कीम के तहत आने वाले एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, इसके तहत आने वाले जितने भी लेबर हैं और जितने भी परिवार हैं
उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम करने वाली संस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत यह कार्य करती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। राज्य कर्मचारी बीमा निगम, ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, हमारा क्वेश्चन ये था। तो राज्य कर्मचारी बीमा निगम या कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात करें तो इसके अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह वर्तमान में। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे मैं बता देता हूं। तो आप सभी के लिए देखिए, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी की ई बुक का सिंगल शॉर्ट कलेक्शन यहां पर अवेलेबल है। सभी सब्जेक्ट की ई बुक कलेक्शन आपको इस सिंगल कंप्लीट जीएस जीके ई बुक कलेक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो आपके लिए काफी नॉमिनल चार्जेस है और दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है हर एग्जाम में जीएस से कोई ना कोई सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। सारे सब्जेक्ट से एक आध दो तीन चार जितने भी क्वेश्चन हो पूछे जाते हैं। देखिए, एक भी क्वेश्चन हम एग्जाम में छोड़ के नहीं आ सकते, ठीक है। और जीएस काफी अनलिमिटेड होता है तो भी काफी स्टूडेंट को दिक्कत आती है। तो उन सभी के लिए एक डेडिकेटेड यहां पर ई बुक कलेक्शन अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2023 में इसकी शुरुआत की गई है और पहला जो एडिशन है वो दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका। विनर की बात करें तो इसमें विनर रही है इंडिया। कौन रही है? इंडिया। ठीक है, तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप है विमेन्स का, 2023 में पहला एडिशन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, विनर इंडिया रहा। अब 2025 का जो एडिशन है विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का, यह मलेशिया में आयोजित किया जाने वाला है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा आंसर डी। एक क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन यहां पर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आईसीसी ने विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल जारी किया है और आईसीसी ने बताया कि भैया 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक आयोजन किया जाएगा मलेशिया में। टोटल 16 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली है और इस साल ये सेकेंड एडिशन है विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में मेंस अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंडिया को हराकर मेंस अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। पहला एडिशन अगर हम विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की बात करते तो वो इंडिया ने जीता है, उसका भी आयोजन दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। तो ये अलग है, ध्यान से नोट कीजिएगा। और जिसकी हम बात कर रहे हैं 2023 वाले, ये अलग है, इसमें इंडिया विनर रहा था, है ना। ठीक है, आगे आइए। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल राकेश पाल का हाल ही में निधन हो गया। राकेश पाल तटरक्षक बल के कौन से महानिदेशक थे, कौन से नंबर के? तो राकेश पाल हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए, डायरेक्टर जनरल के पद पर थे ये, 25वें डायरेक्टर जनरल थे ये भारतीय तटरक्षक बल के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे राकेश पाल से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक राकेश पाल का हाल ही में निधन हो गया, 25वें महानिदेशक। ठीक है, यहां पर इमेज देख सकते हैं आप इनकी, काफी उपलब्धियां हैं इनकी। 1989 से 2024 तक कोस्ट गार्ड में अलग अलग पदों पर इन्होंने कार्य किया है। जुलाई 2023 में ये इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट हुए थे और 25वें डायरेक्टर जनरल थे। इनकी सेवाएं काफी मतलब बोल सकते हैं गौरवान्वित करने वाली सेवाएं रही हैं। 2013 में इन्हें तटरक्षक मेडल से सम्मानित किया जा चुका है और 2018 में जो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाने वाला कोस्ट गार्ड मेडल है, इसके द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो
आप यहां पर ये अवार्ड छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंटरनल डिटेल हो जाएगी, लेकिन आप डायरेक्टर जनरल राकेश पाल को याद रखिएगा। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें डायरेक्टर जनरल थे जिनका हाल ही में 18 अगस्त को निधन हो गया। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड में प्रसिद्ध पत्थर युद्ध या फिर बगवाल मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो आपको पता है उत्तराखंड में देखिए बगवाल मेला, पत्थर युद्ध या इसे देवी धुरा मेले के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये उत्तराखंड के देवी धुरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो पत्थर युद्ध क्योंकि एक दूसरे को पत्थर मारने की प्रथा है, आगे पता चलेगा आपको। तो देवी धुरा उत्तराखंड में एक प्लेस है, यहां पर इस मेले का, बगवाल मेले का आयोजन किया जाता है हर साल रक्षाबंधन पर। पर्टिकुलर अगर आपसे फेस्टिवल पूछे किस फेस्टिवल पर, तो रक्षाबंधन। ठीक है, बरही मंदिर जो कि देवीधुरा एक प्लेस पर स्थित है, देवीधुरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, यहां पर इसका आयोजन किया जाता है। एक अनुष्ठान होता है बगला अनुष्ठान। इस अनुष्ठान में एक दूसरे को पत्थर मारने का रिवाज है। हालांकि 2013 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, क्योंकि पत्थर युद्ध के कारण काफी सारे जो वहां पर यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी बहुत बार घायल भी हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी को पत्थर मारेंगे तो वो घायल होगा। तो इसलिए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2013 में इस पर बैन लगाया था। और भैया पत्थरों की जगह फल या फिर फूलों का यूज किया जाता है। फलों से भी लग सकती है लेकिन पत्थरों के मुकाबले कम लगेगी, है ना। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट का यह फैसला था। उसके बाद इसे नॉर्मली पत्थर को यूज करना कम किया गया, ना के बराबर, और प्रतीकात्मक यूज किया जाता है और बाकी फलों का और फूलों का यूज किया जाता है। तो इस मेले का ही नाम बगवाल पत्थर मेला या देवी धुरा मेला कहलाता है। कहां पर? उत्तराखंड। किस फेस्टिवल पर? रक्षाबंधन, है ना। देखिए फोकस क्वेश्चन था हमारा। कुछ और मेले जो इंडिया में अलग अलग जगह पर आयोजित किए जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं, उनकी एक बार मैं आपको यहां पर डिटेल बता देता हूं। एटलीस्ट प्लेस बता देता हूं कि कहां कहां आयोजित किए जाते हैं, ना। तो कुंभ मेले के बारे में आप नॉर्मली जानते हैं भैया, 4 जगह लगता है भारत में, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार। अंबुबाची मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, असम के कामाख्या मंदिर पर लगता है 3 दिन तक, तो असम याद रखना। बनेश्वर मेला राजस्थान, डूंगरपुर महादेव मंदिर पर लगता है। चंद्रभागा मेला की बात करें तो यह राजस्थान में आयोजित किया जाता है। पर्टिकुलर प्लेस छोड़ दो, राज्य भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा। गंगा सागर मेले की बात करें तो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वीप पर आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान, पुष्कर राजस्थान में है। सोनपुर पशु मेला बिहार के सोनपुर में। नौचंडी मेला, ठीक है, यूपी के मेरठ में। वैसे नौचंडी मेले काफी जगह लगते हैं। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में। त्रिशूर पूरम उत्सव काफी पूछा गया एग्जाम में। त्रिशूर पूरम उत्सव की बात करें तो केरला में आयोजित किया जाता है। वक्कड़नाथ मंदिर त्रिशूरपुरम में स्थित है, तो केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन किया जाता है। मेडाराम यात्रा या फिर सल्लम्मा यात्रा तेलंगाना में आयोजित की जाती है। माधवपुर मेले की बात करें तो इसका आयोजन किया जाता है गुजरात के पोरबंदर में, माधवपुर घेड़ नाम की जगह पर। तो ये आर्ट एंड कल्चर से ये मेले हमको एग्जाम में मिले, तो यहां पर मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है, एक बार पॉज करके इनको पढ़ लेना। नोट्स में मिले तो संभाल के रखना क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन हमने एग्जाम में बार बार रिपीटेड देखे हैं। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। 2024 में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड संस्कृत डे की बात करें तो 2024 में यह बनाया गया 19 अगस्त को। 2024 में तो हर साल कब मनाया जाता है? देखिए हर साल की बात करें ना तो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब वो हर साल अलग अलग दिन पर आ सकती है। इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा आई थी 19 अगस्त को, तो विश्व संस्कृत दिवस 2024 में 19 अगस्त को मनाया गया। सबसे पहली बार 1969 में इससे मनाया गया था वर्ल्ड संस्कृत डे। कब? 1969 सबसे पहली बार पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में संस्कृत एक तो वर्ल्ड की सबसे प्राचीन लैंग्वेज है, भारत में देव भाषा कहलाती है संस्कृत। तो पूरे वर्ल्ड को संस्कृत के प्रति अवेयर करना, संस्कृत के प्रति, इस लैंग्वेज के प्रति जागरूकता फैलाना, इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड संस्कृत डे 1969 में शुरू किया गया।
इस साल 19 अगस्त को यह मनाया गया क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह हर साल अलग दिन पर आती है। तो इस साल 19 अगस्त को मनाया, हो सकता है अगले साल अगले किसी और दिन मनाया जाए, और ऑब्वियस सी बात है किसी और दिन ही आएगी श्रावण मास की पूर्णिमा अगले साल। एक और दिन 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। इसे भी 19 अगस्त को एड्रेस किया जाता है हर साल। ठीक है। बुक मोदीज गवर्नेंस ट्रम्प रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस बुक की अगर हम बात करें तो देखिए नाम से आपको समझ में आएगा कि मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन पर आधारित यह बुक है। हाल ही में भारत के गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, भारत के होम मिनिस्टर, उन्होंने इस बुक का विमोचन किया है, इस बुक को लॉन्च किया है। तरुण चुघ के द्वारा इस बुक को लिखा गया। ठीक है। मोदीज गवर्नमेंट ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इस बुक का विमोचन अमित शाह ने किया और लिखा किसने? तरुण चुघ ने। ठीक है। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में इस बुक में उल्लेख किया गया है। ठीक है। इनके द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं इनके कार्यकाल में, जो मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च की गई है मोदी जी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा इनकी सरकार में, उनके बारे में विवरण दिया गया है इस बुक में। ठीक है। बुक किसके द्वारा लिखी गई है इस चीज को याद रखिएगा। तो बुक को लिखा है अरुण चुघ ने, है ना। इसके अलावा बुक में जम्मू कश्मीर की भी बात की गई है। जम्मू कश्मीर में कैसे अलग अलग डिसीजन, अलग अलग समय पर बोल्ड डिसीजन लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या चीजें जम्मू कश्मीर में लागू की गई, और इंडिया के अलग अलग प्लेसेस में जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज किया गया है, जो सकारात्मक बदलाव किए गए। ठीक है। इसके लिए हम सकारात्मक बदलाव को यूज कर सकते हैं वर्ड को। तो जो सकारात्मक बदलाव किए गए हैं वो सभी इस बुक में बताए गए। किसने लिखी है बुक? तरुण चुघ ने, है ना। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से जीरो नेट कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो भारत का पहला नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली में। आंसर बी। कहां पर? नई दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए आपके दिमाग में आएगा सर जीरो नेट कार्बन एमिशन क्या है? तो इसका सीधा सा मतलब ऐसा देख लो कि कोई भी देश जितना कार्बन का उत्सर्जन करता है उतना ही वो कार्बन को खत्म करने के लिए भी व्यवस्था करे। तो ये होता है नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की जो स्कीम है, जो प्रोग्राम है, उसके तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। वैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यह लक्ष्य 2030 का रखा था कि 2030 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बहुत ही क्विकली इसने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को अपनाया, जैसे सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया, है ना। एक ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में पूरे एयरपोर्ट को डेवलप किया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। तो 6 साल पहले ही इसने जीरो कार्बन जो एमिशन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया, नेट जीरो कार्बन एमिशन। किसने? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। कहां पर है? नई दिल्ली। ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के बारे में जानते हैं। जो एयरपोर्ट उद्योग है उनकी प्रथाओं को एकजुट करने के उद्देश्य से ये सभी एयरपोर्ट एसोसिएशन का एक संगठन है, वैश्विक स्तर पे काम करता है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेट्रेटर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है। तो इसको रॉट ईटर भी बोल सकते हैं, रॉट ईटर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट। ये एक प्रोग्राम है, आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो हमने एक घटना देखी जिसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया है, तो ऐसी स्थिति फिर से महिलाओं के साथ ना हो, महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को शुरू किया है, इस कैंपेन को शुरू किया है स्पेशली पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर डी। ठीक है।
पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को हाल ही में शुरू किया गया, ताकि भैया जितने भी ऑफिसेस में काम करने वाली, प्राइवेट जॉब्स में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो रात के समय नॉर्मली या तो लेट तक घर आती है या फिर रात में काम करती है, तो उन महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना पश्चिम बंगाल सरकार का उद्देश्य है इस कैंपेन को जारी करने का, है ना। लास्ट क्वेश्चन पर आइए। 19 अगस्त को ब्लू मून की घटना घटित हुई है। ब्लू मून क्या है? तो घटित हुई है ब्लू मून की घटना, इसके बारे में आपने ज्योग्राफी में कभी ना कभी पढ़ा होगा। ब्लू मून जानते क्या होता है? जब चंद्रमा अपने नॉर्मल आकार से 14% तक बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, वो घटना होती है ब्लू मून, ठीक है ना। तो जब रात के समय में चंद्रमा असामान्य रूप से बड़ा और चमकीला दिखाई देने लगता है, तो आंसर हो जाता है यहां पर आंसर बी। देखिए डिटेल देख लेते हैं। 19 अगस्त को हमने ब्लू मून की एक घटना देखी थी, जिसमें चंद्रमा जो है सामान्य स्थिति से 14% तक बड़ा और 30% तक ज्यादा चमकीला। नोट कीजिएगा इस लाइन को, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लू मून की घटना में जो चंद्रमा का आकार है, एक तो 40% तक बड़ा होता है और 30% तक ये सामान्य स्थिति से ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। और ये जो घटना है ना, नॉर्मली ऐसे मंथ में हमको देखने को मिलेगी जब किसी एक कैलेंडर वर्ष के किसी एक मंथ में 2 पूर्णिमा आ जाए। तो जो दूसरी पूर्णिमा का चंद्रमा होता है ना, वो नॉर्मली ब्लू मून की घटना को दर्शाता है। ये एक और इसका इंडिकेटर है। नॉर्मल केस में ऐसा हमने देखा है। तो 19 अगस्त को हमने ब्लू मून की घटना देखी थी, जिसमें सामान्य परिस्थिति की तुलना में जो चंद्रमा है वो 14% तक बड़ा और 30% तक अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो एक कैलेंडर वर्ष के एक महीने वाला मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, और भी अलग अलग साइंटिफिक रीजन है जिसके कारण चंद्रमा का ऐसा आकार हमको देखने को मिल जाता है। तो अलग अलग समय पर ये घटनाएं घटती रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इजी था आपके लिए। तो आज के इस सेशन में हमने 21 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझा। अब हम आते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 को जारी करने का श्रेय दिया जाता है अंकटाड को। पढ़ा था लास्ट सेशन में हमने। प्रशांत महासागर में उठे तूफान एम्पिल ने किस देश को प्रभावित किया? तो एम्पिल ने प्रभावित किया है जापान को, प्रशांत महासागर में आया था। 1971 स्ट्रेटेजी कैंपेन वेलोर किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो इसे लिखा है सत्यजीत लाल ने। निम्न में से किसे बीसीसीआई द्वारा भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के क्रिकेट प्रमुख के रूप में 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया या नियुक्त किया गया? तो यह है वीवीएस लक्ष्मण। किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय ने कौन सी योजना की घोषणा की है? तो किसानों की बात स्कीम, है ना, प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। चर्चा में रहा गुआम द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह देखने को मिलता है पैसिफिक ओशियन में। किस संस्था द्वारा मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया? तो इस इंडेक्स को जारी किया है यूनाइटेड नेशन ने। जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? कहां पर है? यूक्रेन, है ना। ड्रोन हमला बताया था मैंने आपको। 6th भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहां किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। लास्ट क्या था भाई? शिवेलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, किस देश में? तो शिवेलुच ज्वालामुखी देखने को मिलता है रशिया, कमचटका पेनिसुला बताया था मैंने आपको। तो कमचटका पेनिसुला पे हमको रशिया में देखने को मिलता है शिवेलुच वॉल्केनो, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में मैंने आपको डिटेल में समझाए थे। कल के सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपको मिड वीडियो में दिए थे। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, आंसर ले लेते हैं। तो एक मैंने आपसे इंटरपोल का हेडक्वार्टर पूछा था, फ्रांस के लियोन में स्थित है। एक मैंने आपको पूछा था कि कौन सा देश फॉर्म हुआ है 1971 के वॉर में? बांग्लादेश, है ना, पाकिस्तान से टूटकर। और कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में मैंने आपसे पूछा था, कहां पर है? तो यह देखने को मिलेगा तमिलनाडु राज्य में।
रूपाली साबत, बिल्कुल सही आंसर आया रूपाली का। वैसे सभी स्टूडेंट का मैंने देखा बिल्कुल ध्यान से नोट करके आपने आंसर किया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने आपको नॉर्मली पीपीटी पे नहीं बताए थे क्वेश्चन, मिड वीडियो में भी आपने कलेक्ट करके आंसर किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आप ध्यान से सुन लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया था? सम्मानित किया गया है ना। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, सही कर लेना। बगवाल मेले या देवीधुरा मेले का संबंध किस राज्य से है? तो आज ही इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है आज ही के सेशन में, तो कमेंट में आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है तीनों ही क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पे मिलेगी, वहां से कलेक्ट कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।